नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स एंड क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 है। अब इस चैप्टर को क्लास 10th एवं क्लास 12 वाले साथ में पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट और इस चैप्टर को आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इसको सीरियल से देखें। और ये आज पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में प्रकाश रिलेटेड अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं, जैसे कि ये कोई गोली पृष्ठ है कांच का। अब इसको अगर आप 2 पार्ट में काटोगे तो एक पार्ट इस रूप में आएगा और एक पार्ट इस रूप में आएगा। तो इनमें पॉलिश करके या पेंट करके इनको उत्तल या अवतल बनाया जाता है। तो वही थ्योरी बोल रही है। तो अगला पॉइंट है गोलीय पृष्ठ। किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। यानी कि कांच का यदि कोई कटा हुआ भाग है तो इसका ये पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाएगा। अब आप चाहें तो ये ग्राफ यानी इन चित्र को यहाँ पर बना सकते हैं। इसको बोला जाएगा गोलीय पृष्ठ और ये कांच का कटा हुआ भाग है। अब गोलीय पृष्ठ जो होते हैं वो 2 रूप में पाए जाते हैं, एक दबा हुआ तल और एक उभरा हुआ तल। तो वही यहाँ पर नोट में दिखाया गया है कि खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इसमें से एक उभरा हुआ तल और एक दबा हुआ तल होता है। जो उभरा हुआ तल होता है उसे हम उत्तल कहते हैं, जो दबा हुआ तो उसे अवतल कहते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यह कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका दबा हुआ भाग उत्तल कहलाएगा, अवतल कहलाएगा और उभरा हुआ जो भाग होगा वो उत्तल कहलाएगा। तो इसको काट कर इसमें पॉलिश करके इसको बनाया जाएगा। तो अगला पॉइंट है आपका अवतल दर्पण की डिफिनीशन। तो अवतल दर्पण की जो थ्योरी है, तो चाहे तो आप यहाँ से नोट करें या तो मैं जो बोले थे उससे नोट कर लें। तो सबसे पहले जो थ्योरी यहाँ पर दी गई है आप लोग उसको अच्छे से लिखें और इसका रिवीजन करें। तो यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए अवतल पृष्ठ बनाने की होता क्या है कि अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो उसका दूसरा जो भाग होगा वो अवतल पृष्ठ हो जाएगा। यानी कि अगर पॉलिश उभरे तल पर है तो प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए तल से होगा। तो चाहे तो इस चित्र के अनुसार इसकी डिफिनीशन आप बना सकते हैं या तो बोल सकते हैं। तो इस थ्योरी को लिख लें और एक मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी नोट कर लें। तो ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें पॉलिश उभरे हुए तल पर होती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कि ये गोलीय दर्पण है, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है और प्रकाश का जो परावर्तन है दबे हुए तल से हो रहा है, इसलिए यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। जैसे कि पॉलिश अगर आप इधर करोगे तो प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा। अब इस ग्राफ को आप यहाँ से बना सकते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणें हैं और इस दर्पण का ध्रुव है। यहाँ से टकराने के पश्चात
किरणें परावर्तित हो जाएंगी और इस मार्ग में चली जाएंगी। अब है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए आप एक थ्योरी यहाँ से लिख लें। यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब जो थ्योरी बोल रही है कि गोली दर्पण पालिश इस प्रकार की जाए, यानी कि अगर हम दबे हुए तल पर पालिश करेंगे तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। तो आप थ्योरी एक और यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसे गोली दर्पण जिनमें पालिश दबे हुए तल पर होती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि ये गोली पृष्ठ है, इसके दबे हुए तल पालिश की गई है, जिससे इसका दूसरा पृष्ठ यानी कि अपवर्तित होगा, यानी कि जो भी किरण यहाँ से आएगी टकराने के पश्चात इस मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इस ग्राफ को यहाँ से बना सकते हैं। और ये आपतित किरण है, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, ये परावर्तित किरणें हैं। अब गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, सबसे पहली जो डिफिनेशन है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है आप यहाँ से देख सकते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसका चित्र जो है आप बना सकते हैं, ये इसका हो जाएगा ग्राफ। इसका नाम दे सकते हैं M1 M2 M1 M2। अब यहाँ पर इसका मध्य बिंदु होगा तो इसे बोला जाएगा दर्पण का ध्रुव। आप इसको बना सकते हैं, ये मुख्य अक्ष है। तो आप इसे बता सकते गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक थ्योरी यहाँ से लिख लें, या तो इस ग्राफ से बना सकते हैं कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इस ग्राफ को यहाँ से आप बना सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरी थ्योरी है वक्रता केंद्र, यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये कोई गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा, जैसे कि ये सी वक्रता केंद्र है। अब इसी सेंटर से ही एक वृत्त खींचा जाता है, गोला खींचा जाता है, जिसे काट करके पालिश करके हम उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। तो इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो इस ग्राफ को आप यहाँ बना सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता के संबंधित कुछ नोट दिया गया है। दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता के सी से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी कि यदि कोई वृत्त है, अब उसके केंद्र से आप उसकी परिधि पर कोई भी रेखा खींचोगे वो उस पर लंब मानी जाएगी। अब जैसे कि आप लोग, ये कोई वृत्त है, अब आप इसको यहाँ से काटोगे, इसको दो पार्ट बनेगा तो इसके अवतल उत्तक निर्माण होगा। तो एक पृष्ठ ये आ गया है जिस पर दबे तल पर पालिश है, और एक पृष्ठ ये आ गया है इसके उभरे हुए तल पर पालिश है जिसके अवतल उत्तक का निर्माण किया गया है। तो इसका एक कोई वक्रता केंद्र होगा। जैसे कि यहाँ O है, ये कटेगा तो दो सिर को एक सी ऐसे आ जाएगा, एक सी ऐसे आ जाएगा, इससे वक्रता केंद्र। चाहे तो आप यहाँ से ले लो या तो सेंटर वक्रता केंद्र ही होता है। तो इस ग्राफ को आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जो अगली थ्योरी है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की डिफिनीशन, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो आप इसका यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि ये आपका दर्पण है, इसके उभरे हुए तल पर पालिश करोगे तो इसका दबा हुआ तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है।
अब आपतित प्रकाश किरण यहाँ आएंगी, टकराने के पश्चात इस प्रकार से लौट जाएंगी। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इनका नाम दे सकते हैं। यह दर्पण का ध्रुव है, इसका नाम आप दे सकते हैं O और इसका नाम Q, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और ये C वक्रता केंद्र है। तो अब वक्रता केंद्र यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यानी कि ये होती वक्रता त्रिज्या, यह तो बता सकते हैं आप। दर्पण के गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या तो बोल सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस ग्राफ को आप यहाँ बना सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। आप चाहें तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की ग्राफ बना सकते हैं। तो ये दर्पण का ध्रुव P होगा और ये इसकी वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो आप दोनों ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं। अब अगली थ्योरी है, अब इसका थोड़ा नोट्स है, आप यहाँ ध्यान देंगे। यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के लिए आप क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये कोई दर्पण बनाया गया है, अब इसके आप उभरे हुए तल पर पालिश करेंगे इस प्रकार से, और इसके दबे हुए तल पर पालिश करेंगे। अब ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब आप इसका नाम दे दोगे M1 M2 M1 M2, ये इसका ध्रुव, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसकी वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष यानी कि दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपतित प्रकाश किरण है और ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। अब इसके प्रकार आप यहाँ भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये आपतित प्रकाश किरणें हैं और इसके बाद क्योंकि ये उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश के टकराने के पश्चात किसी बाहरी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ से आप इसकी थ्योरी बता सकते हैं कि C से यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इन ग्राफों को आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ यहाँ बनाया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा नोट से ध्यान देंगे, सभी अक्ष गोली दर्पण पर अभिलंब होते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर चित्र दिखाया गया है अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी। तो आप चाहे यहाँ से बना लें या तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, वहाँ से आप ग्राफ को बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो एक ही ग्राफ काफ़ी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार ग्राफ की प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद है मुख्य फोकस। तो एक थ्योरी यहाँ पर दी गई, एक मैं ग्राफ के साथ बता दूंगा। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को समानता फोकस भी कहा जाता है। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती हैं तथा उत्तल दर्पण से किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आभासी होती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नोट हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसका ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है ये कि एक तो आप यहाँ से मुख्य फोकस ले सकते हैं कि जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर या तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या तो आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप एक थ्योरी यहाँ से लिख सकते हैं, एक मैंने बोल दिया वहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अवतल दर्पण में टकराने के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हैं और उत्तल में ये सारी आपतित प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु की हम मुख्य फोकस कहेंगे। तो ग्राफ आप ये दोनों वहाँ पर नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद है अगला, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो अब आप यहाँ से फोकस दूरी की परिभाषा ले सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब एक थ्योरी मैं बोल रहा हूँ वहाँ से सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब इसके बाद है फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो ये है दर्पण का फोकस तल F1 और F2। अब ये कुछ इनसे संबंधित थ्योरियाँ थी। आप इनको नोट करके इनके छोटे छोटे ग्राफ बना करके आप लोग रिवीजन करें ताकि न्यूमेरिकल में आप लोग ग्राफ आसानी से बना सकें। क्योंकि जो बुक में है वो एक दो ग्राफ दिए गए हैं, बाकी ग्राफ अच्छे से बनाने के लिए आप लोग इन ग्राफों को अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।